अगर आपने कोई चीज याद करनी हो आप कैसे करते हैं? सबसे पहले उसका रफ वर्क बनाते हैं, फिर उसे नेट अगर करके आप लिखते हैं, फिर याद हो जाता है। दो याद हो बार लिखने जाती से। है। जी यानी सर। कि जस्ट आप उसको लिखेंगे अगर तो आपको याद हो जाएगा। और कोई तरीका? और का तरीका सर ये है कि जो लिखा हुआ खुद ही अपने हाथों से उसको बार बार रिपीट करी जाना, पढ़ना, उसको बार बार समझने की हाँ, कोशिश उसको करनी है। बिल्कुल उसको बार बार प्रैक्टिस। पढ़ना। उसको बार बार पढ़ना, दोहराना बार बार। तो डिजिटल सिस्टम भी ऐसा कर सकता है। वो भी किसी भी बिट को दोहरा सकता है, बार बार लूप में ले सकता है, लूप में आइटरेट करे। तो यही लॉजिक है। अगर मैं इसे डिजिटल सिस्टम में इम्प्लीमेंट करूँ तो मैं कोई भी इनपुट लेता हूँ, कोई सिंगल बिट, और उसको इन्वर्ट करता हूँ, फिर उसको एक इन्वर्ट करता हूँ, और उसके बाद उसका एक लूप बना देता हूँ। मीन्स कि यहाँ पर मैंने इनपुट दी ज़ीरो। ज़ीरो पहले इन्वर्टर से इन्वर्ट होकर वन हो गई, और दूसरे इन्वर्टर ने दोबारा ज़ीरो कर दिया, और ज़ीरो दोबारा लूप में आ गया। अब ये ज़ीरो जो है लॉजिक लेवल, ये लूप में आइट्रेट हो रहा है, और हमें आउटपुट पे ज़ीरो मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर वन दें तो पहला इन्वर्टर उस वन को ज़ीरो कर देगा, दूसरा वन कर देगा, और उसके बाद वो लूप में आइट्रेट होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक्स है। हमने कहा अगर जिस तरह हम दोहराते हैं उसे दोहराते रहते हैं याद करने के लिए, इसी तरह अगर डिजिटल सिस्टम इसे लूप में ले ले और उस नंबर को आइट्रेट करवाता रहे तो वो मेमोरी एलिमेंट बन जाएगा। बिल्कुल क्रूड फॉर्म में है ये, इसको भी रिफाइन करना है। अब इनपुट चेंज करें, आउटपुट भी चेंज हो जाएगी। जो नंबर इनपुट पे होगा वही आउटपुट पे होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इनपुट चेंज हो जाए लेकिन आउटपुट चेंज ना हो। आउटपुट चेंज तब हो जब हम चाहें। तो इसका मतलब है कुछ और कंट्रोल सिग्नल्स भी ऐड करने पड़ेंगे, कोई इनेबल सिग्नल भी ऐड करना पड़ेगा। मैं इस इन्वर्टर को किसी और तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, किसी और गेट से। नैंड से ट्राई कर। नैंड से कर सकते हैं, नॉर से कर सकते हैं। हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स हैं, नॉर एंड नैंड। इन दोनों में से कोई एक यूज़ किया जा सकता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हम नॉर से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास कोई एक इनपुट आ सकती है, क्योंकि नॉर गेट की एक से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती हैं। तो मैं इसको नॉर से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो नॉर गेट लगा दिया और एक नॉर गेट और लगा दिया, और एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट बन गई, और दूसरे की जो आउटपुट है वो पहले की इनपुट बन गई, और हमारे पास दो कंट्रोल लाइंस आ गई। इनका नाम हो सकता है ए एंड बी, और दिस इज द आउटपुट। दोनों इन्वर्टर्स की आउटपुट्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। अगर इसको मैं क्यू कहता हूँ तो ये क्यू बार होगा, एक को क्यू कह दे दूसरा क्यू बार होगा, क्योंकि दो इन्वर्टर्स हैं, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट है, दोनों की आउटपुट सेम कभी नहीं हो सकती। तो किसी एक आउटपुट को नाम दे रहा हूँ क्यू का, तो दूसरी आउटपुट जो है वो क्यू बार होगी। बिल्कुल इसी तरह ये क्यू है तो ये क्यू बार है। किसी एक को क्यू कह दें दूसरा क्यू बार होगा। और अगर मैं इसी को ज़रा आउटपुट्स को अलाइन करके ड्रॉ करूँ, इसे दोनों आउटपुट्स को अलाइन कर दूँ तो शेप कुछ यूं बन जाएगी। एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट है, दिस इज क्यू एंड दिस इज आउटपुट क्यू बार। कि ऐसे ही मैंने लिख दिया, एक को क्यू कह दिया, एक को क्यू बार कह दिया, और इनपुट्स को भी मैं नाम दे देता हूँ ए एंड बी। अब मैं देखता हूँ कि ए और बी के डिफरेंट कम्बिनेशन से क्यू और क्यू बार पे क्या वैल्यूज आती हैं। मैं इसका ट्रूथ टेबल डिज़ाइन कर रहा हूँ। ए बी
कि मैं कम्बिनेशन दूंगा डिफरेंट और उसके बाद Q और Q बार की वैल्यूज़ को नोट करूंगा। तो A और B के कम्बिनेशन हो सकते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, तो पहला कम्बिनेशन है 0 0 0 0, मैं स्किप करके 0 1 अप्लाई कर रहा हूँ। 0 0 जानबूझ के मैं छोड़ रहा हूँ, आखिर में मैं इसे अप्लाई करूँगा। ओके, 0 1, A is 0 and B is 1। अब मुझे बताएं Q और Q बार की क्या वैल्यूज होंगी। अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं तो A 0, नॉर गेट की एक इनपुट 0 तो आउटपुट हम नहीं बता सकते जब तक हमें दूसरी इनपुट ना पता हो। लेकिन अगर नॉर गेट की एक ही इनपुट 1 है, कोई सी भी एक इनपुट 1 है, तो आउटपुट 0 होगी। दूसरी इनपुट कोई भी हो, अगर एक इनपुट 1 है तो दूसरी इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट 0 होगी। और यही 0 मिल रहा है दूसरे नॉर गेट को, तो उसकी इनपुट्स हो गई 0 0 और दोनों इनपुट 0 हो तो आउटपुट होगी 1। और ये 1 यहाँ आ गया, 1 1 1 नॉर 1 इज 0 एंड 0 नॉर 0 इज 1। इसका मतलब है कि जब इनपुट 0 1 होगी, A 0 होगा, B 1 होगा, तो Q पर हमें 1 मिलेगा और Q बार पर 0। अब हम कॉम्बिनेशन देते हैं 1 0 का। A is 1 and B is 0। अब मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ कि जिस नॉर गेट की एक इनपुट 1 है उसकी आउटपुट 0 होगी और वो 0 एज ए इनपुट दूसरे नॉर गेट को मिला, तो 0 नॉर 0 इज 1 और वापस ये 1 यहाँ पर आया, तो 1 नॉर 1 इज 0 एंड 0 नॉर 0 इज 1। तो हमें आउटपुट मिली Q पे 0 एंड Q बार पर 1। अब हम 1 1 देते हैं, डिफरेंट कलर ले लेता हूँ मैं। 1 1 इनपुट दी, A भी 1 है, B भी 1 है, तो हमें Q पर भी 0 मिल गया और Q बार पर भी 0 मिल गया। लेकिन हमने तो ये अज्यूम किया था कि एक आउटपुट Q है और एक Q बार है, दोनों कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का, दोनों सेम कभी नहीं हो सकती। लेकिन इस इनपुट को देने पर हमें दोनों सेम मिल गई हैं, तो हम कहते हैं कि दिस इनपुट इज़ नॉट अलाउड, दिस इज़ फॉरबिडन। हम ये इनपुट कभी भी नहीं देंगे क्योंकि इससे हमारी लॉजिक खराब हो रही है, तो दिस इज़ फॉरबिडन। हम 1 1 कभी भी नहीं आने देंगे A और B पे। ओके, 0 0 अप्लाई करके देखते हैं। मैं बाकी इनपुट्स को रिमूव कर देता हूँ। ओके, A भी 0 है और B भी 0। अब अगर एक इनपुट 0 है तो आप आउटपुट आप नॉर गेट की नहीं बता सकते जब तक आपको दूसरी इनपुट ना पता हो। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, हम कहते हैं कि Q 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर Q 0 है तो Q बार 1 होगा, या अगर Q 1 है तो Q बार 0 होगा। तो सबसे पहले हम Q को 0 एज्यूम करते हुए इसे रन करते हैं। हमने कहा कि Q 0 है तो यहाँ पर 0 आ गया और Q बार 1 है तो यहाँ पर 1 आ गया। ओके, 0 नॉर 1 इज 0 and 0 nor 0 is 1 means no change। जो Q था वही Q रहा 0 अप्लाई करने पर और Q बार भी वही रहा। अब हम सेकंड इनपुट को सर देखेंगे। हमने स्टार्टिंग कॉम्बिनेशन में भी हमने अज्यूम की है एक की वैल्यू कि हमें नहीं, ये पहले पता है कि यहाँ पर 1 आ नहीं, बाकियों में एज्यूम नहीं की। 0 1 और 1 0 के केस में हमने कुछ एज्यूम नहीं किया, सिर्फ 0 0 के केस में एज्यूम कर रहे हैं। और एज्यूम भी हम दोनों कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, यानी कि Q या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो अब 0 के लिए भी देख लेते हैं, 1 के लिए भी देख लेते हैं।
तो पहले हमने जीरो क्यू को हमने एज्यूम किया कि क्यू जीरो होगा, तो क्या फ़र्क पड़ा जीरो जीरो कम्बिनेशन अप्लाई करने पर, और अगर क्यू पहले वन था तो क्या फ़र्क पड़ा। तो हमने क्यू को पहले ज़ीरो एज्यूम किया और ज़ीरो ज़ीरो ए बी कम्बिनेशन अप्लाई किया, तो देखा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्यू ज़ीरो ही रहा। अगर क्यू पहले से वन है तो ज़ीरो ज़ीरो अप्लाई करने से क्या फ़र्क पड़ा। अगर क्यू वन है तो यहाँ पर वन आ गया, तो वन नॉर ज़ीरो इज़ ज़ीरो एंड ज़ीरो नॉर ज़ीरो इज़ वन, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सर हमने तो एक ही इनपुट और दूसरी जो हमने बी वाले पोर्शन की इनपुट ली है नॉर करने के बाद, उसकी इनपुट के बाद हमने वो क्यू डिसाइड करना है ना कि क्यू की ये वैल्यू बनती है। हाँ नहीं, तो यहाँ मैं पे हम मतलब किस क्यू तरह को पता चल रहा है? क्यू को पहले देखिए, क्यू क्या हो सकता है, क्यू या तो ज़ीरो होगा या वन होगा। यहाँ जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। तो पहले मैं कहता हूँ कि ज़ीरो है, अगर क्यू ज़ीरो है तो क्यू बार उसका अपोजिट होगा, दैट्स वन। सर ये तो ए और बी वन वन और जीरो जीरो इनपुट का केस हो गया ना, मैं ये जीरो वन नहीं और नहीं, वन जीरो ये वाले केस दोबारा देखना, की कैटर का। मैं तो दोबारा देखें, मैं ज़ीरो ज़ीरो कम्बिनेशन को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको ड्राई रन करना है। मैंने ए और बी को ज़ीरो कर दिया, अब मुझे बताएं कि क्यू और क्यू बार पे क्या वैल्यूज़ आएंगी। तो अगर ए पे जीरो है तो वो वन हो जाएगा। अगर, तो वही मैं कह रहा हूँ कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि क्यू ज़ीरो है और क्यू वन है, क्यू बार वन है, पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर क्यू ज़ीरो है तो जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ पर ज़ीरो लिख देता हूँ, और जहाँ पे क्यू बार है वहाँ पर वन लिख देता हूँ। ओके, अब जी हमने सर। ज़ीरो ज़ीरो ए को भी ज़ीरो किया, बी को भी ज़ीरो किया। अब हम देखते हैं ज़ीरो नॉर वन इज़ ज़ीरो एंड ज़ीरो नॉर ज़ीरो इज़ वन, तो वही रहा जो क्यू और क्यू बार ऑलरेडी थे, वही रहे, कोई फ़र्क नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया। क्यू पहले भी ज़ीरो था, ज़ीरो ज़ीरो कम्बिनेशन के बाद भी ज़ीरो रहा। क्यू वन, क्यू बार पहले ही वन था और बाद में भी वन रहा। अब मैं दूसरा कम्बिनेशन देख लेता हूँ, क्यू पहले मैंने ज़ीरो एज्यूम किया है, अब मैं वन एज्यूम कर रहा हूँ। अगर क्यू वन है तो क्यू बार ज़ीरो होगा। अब देखते हैं, क्यू यहाँ पर वन है और क्यू बार यहाँ पर ज़ीरो है। ज़ीरो नॉर ज़ीरो इज़ वन एंड ज़ीरो नॉर ज़ीरो इज़ ज़ीरो, नॉट ज़ीरो, ज़ीरो नॉर वन इज़ ज़ीरो, ये वन है। ज़ीरो नॉर वन इज़ ज़ीरो एंड ज़ीरो नॉर ज़ीरो इज़ वन। तो क्यू की वैल्यू जो थी वही रही, बाद में कोई चेंज नहीं आया। तो ज़ीरो ज़ीरो कम्बिनेशन जी अप्लाई सर, करने पर, ये समझ आ गई है मेरा, शायद आपने क्वेश्चन नहीं समझ आई आपको। मैं ये कह रहा हूँ जो आपने पहले टर्म लिखी है जीरो वन ए की वैल्यू और वन जीरो, जहाँ पे आपने क्यू की वैल्यू वन और क्यू डैश की वैल्यू जीरो लिखी, यहाँ पे भी आपने एज्यूम इसी तरह ही किया है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ सर आपसे। नहीं एज्यूम नहीं किया, ये तो मैं कह रहा हूँ नहीं एज्यूम किया वहाँ पर। इसका जवाब मैंने तभी दे दिया था कि मैंने सिर्फ ज़ीरो ज़ीरो के केस में एज्यूम कर रहा हूँ, ज़ीरो वन और वन ज़ीरो के केस में मैंने कोई assumption नहीं की। भाई जहाँ पर उसमें इनपुट सर ये वन है, किस तरह कैटर होगा? जहाँ पर इनपुट वन है जी वहाँ पर सर। आउटपुट ज़ीरो होगी। जिस नॉर गेट की इनपुट वन है उस नॉर गेट की आउटपुट ज़ीरो होगी। जी सर ठीक है, यही क्वेश्चन ठीक है, था। वहाँ पे तो assumption ओके की सर। ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब है कि नो चेंज। अगर मैं ज़ीरो ज़ीरो अप्लाई कर देता हूँ, ज़ीरो ज़ीरो मीन्स के जो भी उसकी क्यू की वैल्यू है वो रिटेन हो, यानी कि नो चेंज स्टेट, ये मेमोरी स्टेट। अगर हम ए और बी पे ज़ीरो ज़ीरो अप्लाई कर दें तो क्यू की जो भी वैल्यू होगी वो रिटेन होगी, क्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। और इधर सर वर्बली अगर लिखना हो तो क्या वैल्यूज लिखेंगे? अगर ज़ीरो है या तो आप इधर इस तरह लिख सकते हैं कि ज़ीरो, जीरो स्लैश वन।
0/1 and 1/0. No change. ओके सर। ओके, तो दिस इज कॉल्ड, अच्छा, दिस इज नॉन लैच। अब मैं ए और बी को प्रॉपर नेम देता हूँ, मीनिंगफुल। ए और बी को मैं प्रॉपर नेम देता हूँ। अभी तो मैंने ऐसे ही ए और बी लिख दिया था। अब मैं इसके बिहेवियर को देखते हुए चलता हूँ। मैं कहता हूँ कि जिस इनपुट के 1 होने पर क्यू मेरा सेट हो गया, सेट का मतलब है 1 हो गया, और रीसेट का मतलब है 0 हो गया। जिस इनपुट के हाई होने पर क्यू हाई हो गया, क्यू सेट हो गया, उसको मैं नाम सेट का दे रहा हूँ। अब देखें, बी को 1 किया था मैंने, तो क्यू 1 हो गया, क्यू सेट हो गया, तो मैं बी को नाम दे रहा हूँ सेट का। इनपुट्स को मैं एक्टिव हाई एज्यूम कर रहा हूँ कि ए और बी एक्टिव हाई हैं। और जिस इनपुट के हाई होने पर क्यू 0 हो गया, मीन्स रीसेट हो गया, उसको मैं नाम दे रहा हूँ रीसेट का। तो ए इज रीसेट एंड बी इज सेट, तो इसको कहते हैं सेट रीसेट लैच, एसआर लैच के नाम से ही जानी जाती है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर, ठीक है। ओके, अब हमारा मकसद ये है कि अगर हम इनपुट पे, एक ही इनपुट है क्योंकि एक बिट सेव कर रहे हैं, इनपुट पे अगर हम 0 दें तो क्यू पर 0 आ जाए, और इनपुट पर 1 दें तो क्यू पर 1 आ जाए। और ये तभी हो अगर एनेबल सिग्नल 1 है। अगर एनेबल सिग्नल 0 है तो इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट पर नो चेंज आना चाहिए। इसी लैच को फर्दर इम्प्रूव हमने इस तरह करना है कि एनेबल सिग्नल भी ऐड करना है, और एस और आर को कंबाइन इस तरह करना है कि अगर 0 इनपुट पर है तो क्यू पर 0 चला जाए, इनपुट पर 1 है तो क्यू पर 1 आ जाए। तो वही ऐसा लैच है, इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। जी, सबसे पहले तो अनेबल सिग्नल अटैच करना है कि अनेबल सिग्नल 0 हो तो लैच में नो चेंज आना चाहिए। आर और एस की सर्किटरी मैं ट्रुथ टेबल से भी निकाल सकता हूँ कि एनेबल सिग्नल अटैच करना है और इनपुट अटैच करनी है। इनपुट कैन बी एनीथिंग, इनपुट लिख देता हूँ। ओके, तो आउटपुट में मुझे आर चाहिए और एस चाहिए। एनेबल 0 0 और 1 1 हो सकता है, इनपुट 0 1 0 1 हो सकता है। ओके, जब एनेबल 0 है, जब एनेबल 0 है तो आर और एस पर नो चेंज चाहिए, तो 0 0 आना चाहिए, क्योंकि 0 0 होगा तो नो चेंज है। आर और एस पर 0 0 कम्बिनेशन आएगा तो क्यू और क्यू बार की वैल्यूज रिटेन रहेंगी। और जब एनेबल 1 है तो इनपुट 0 स्टोर करने के लिए मुझे लैच को रीसेट करना है, आर को 1 करना है और एस को 0 करना है। और जब एनेबल 1 है, इनपुट 1 है, तो 1 को स्टोर करने के लिए मुझे आर को 0 करना है और एस को 1 करना है। तो आर के लिए इक्वेशन बन रही है ई इनपुट बार, और एस के लिए बन रही है
इक्वेशन ई इंटू इनपुट। तो मैं आर और एस के साथ ये जो भी बुलियन एक्सप्रेशंस आई हैं ये अटैच कर देता हूँ। एंड गेट लगा आर के लिए, आर की एक्सप्रेशन है ई एंड इनपुट बार, और एस की एक्सप्रेशन है ई इंटू इनपुट, ई इंटू इनपुट। अब देखें ए की इनपुट है वो 0 होगी, पर इनेबल सिग्नल हाई होगा तो क्यू पर इनपुट चली जाएगी। इनपुट 0 है तो क्यू पर 0 आ जाएगा, इनपुट 1 है तो क्यू पर 1 आ जाएगा। ओनली इफ एनेबल सिग्नल इज हाई। अगर एनेबल सिग्नल लो है तो फिर इनपुट चेंज करते रहें, क्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यू अपनी वैल्यूज को रिटेन करेगा। अगर मैं ई को 0 कर देता हूँ तो एंड गेट की एक इनपुट 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से एंड गेट की आउटपुट 0 हो जाएगी, और 0 0 पर अगर आप ट्रुथ टेबल देखें तो 0 0 पर क्यू और क्यू बार में कोई चेंज नहीं आता। तो जब आर और एस 0 0 होंगे तो क्यू और क्यू बार में कोई चेंज नहीं आएगा। और जब एनेबल सिग्नल की वैल्यू 1 होगी तो फिर इनपुट पे डिपेंड करता है कि आगे क्या जाएगा। अगर इनपुट 0 है तो आर 1 हो जाएगा और एस 0 हो जाएगा, यानी कि क्यू पर 0 आ जाए। और अगर इनपुट 1 होगा तो आर पर 0 आ जाएगा और एस पर 1 आ जाएगा, जिसका मतलब है कि क्यू पर 1 आ जाए। तो अकॉर्डिंगली जो इनपुट होगी वही क्यू पर चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड लैच। लेकिन कौन सी वाली? ये इनपुट तो मैंने ऐसे ही नाम दिया है इसका, इस इनपुट को हम डी कहते हैं, डी का नाम देते हैं, एंड दिस लैच इज नोन एज डी लैच। लिटरेचर में इसको डी लैच कहते हैं। जब भी डी लैच का वर्ड समझें तो आपके माइंड में ये सर्किटरी आ जानी चाहिए। यहाँ तक मुझे बताएं कोई ऐसी चीज़ जो क्लियर ना हुई हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुश्किल भी है, जिसके लिए आपको शायद इसकी वीडियो दोबारा देखनी पड़े। तो इसका टेबल नहीं समझ आया, दोबारा बता दीजिए। कौन सा टेबल समझ नहीं आया? ये वाला जो सामने लिखा हुआ है। सेकंड टेबल या फर्स्ट? सेकंड वाला। देखिए मैंने आर और एस के साथ सर्किट अटैच करना है, ये वाला कोई सर्किट अटैच करना था जो मुझे डिजायर्ड फंक्शनैलिटी अचीव करके दे। कौन सी फंक्शनैलिटी? ये वाली जो मैंने ऊपर वाले टेबल में लिखी है कि जब एनेबल सिग्नल 0 हो तो आर और एस 0 हो जाए। क्यों 0 हो जाए? क्योंकि आर और एस 0 होंगी तो लैच पुरानी वैल्यू को रिटेन करेगी। नो चेंज चाहिए, चेंज नहीं आना चाहिए। नो चेंज चाहिए हमें। और अगर एनेबल सिग्नल 1 है तो फिर इनपुट 0 है तो क्यू पर 0 चाहिए, और क्यू पे 0 तभी आएगा जब आर 1 होगा और एस 0 होगा, तो क्यू पर 0 आएगा। और इनपुट अगर 1 है तो क्यू पर 1 आए, तो क्यू पर 1 तभी आएगा, पिछला टेबल देखें, क्यू पर 1 कब आएगा? जब आर 0 होगा और एस 1 होगा। तो बिल्कुल मैंने वही लिख दिया। ओके सर, ठीक है। ठीक है, अगर आपको ये टेबल समझ नहीं आया कोई मसला नहीं है, आपको ये सर्किट तो समझ आ गया ना, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, जिसको मैंने बॉक्स के अंदर लिखा है। जी सर, ये तो मुश्किल नहीं है। तो बस ठीक है, वो तो आप डायरेक्टली इस सर्किट को समझ लें। हाँ, इस सर्किट को समझ लें, बिल्कुल सही है। तो आपको डायरेक्टली अगर ये सर्किट समझ आ गया तो फाइन। अब देखें एनेबल सिग्नल 1 होगा तो ये दोनों एंड गेट्स एनेबल होंगे, अदरवाइज दोनों एंड गेट्स एनेबल नहीं होंगे, डिसेबल हो जाएंगे, 0 0 आउट करेंगे, और जिस पर जो लैच है वो नो चेंज मोड में आ जाएगी। नो चेंज का मतलब है कि वो अपनी पुरानी वैल्यू को होल्ड करेगी।
तो ये तो होगी डी लैच। ओके सर। अब इस लैच का अगर हम वेवफॉर्म देखें ऑफ डी लैच, तो इसमें हमारे पास एक एनेबल सिग्नल है और एक डी सिग्नल है। एनेबल 1 0 1 एंड 0। ओके, अब डी पर आप 1 दें, फिर 0 कर दें, फिर 1 दें, फिर 0 कर दें, और तो आपको क्यू पे क्या मिलेगा? क्यू पे देखते हैं। ओके, अब जब तक इनेबल सिग्नल हाई है, यहां से लेकर यहां तक लैच में चेंज आपको नजर आएगी। इनेबल सिग्नल जब तक हाई रहेगा, लैच एक्टिव रहेगी। लैच के एक्टिव होने को हम कहते हैं लैच इज ट्रांसपेरेंट। अगर इनेबल सिग्नल 1 है तो लैच जो है वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि जो उसकी इनपुट पे देंगे वो उसकी आउटपुट पे चली जाएगी। और अगर इनेबल सिग्नल 0 है तो हम कहते हैं कि लैच इज ओपेक, मींस इनपुट चेंज करें आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओपेक ट्रांसपेरेंट का अपोजिट वर्ड है, तो इसलिए हम ओपेक कह रहे हैं। अब देखते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्टिव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लैच एक्टिव है। तो क्यू में चेंज कब आना शुरू होगी? जब लैच एक्टिव होगी। तो लैच एक्टिव हुई तो हाई हो गई आउटपुट, उसके बाद डी लो हुआ तो साथ ही लो हो गया, क्यू भी। ओके, यहाँ हमने लैच को ओपेक कर दिया, यानी कि लैच में इनेबल लाइन को लो कर दिया। अब चेंज नहीं आएगी। अब इनपुट चेंज हो, अगर इनपुट चेंज होगा तो लैच में चेंज नहीं आएगी। ये चेंज हुआ है ना, इनपुट डी चेंज हुआ है लेकिन लैच में चेंज नहीं आया। लैच अपनी सर पुरानी वैल्यू को रिटेन कर रहा है। सर डी अगर लो हो, मतलब इनपुट अगर लो हो, इनेबल लाइन हाई हो, तो क्यू हाई नहीं होता, 1 आएगा वैल्यू उसकी। हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर एनेबल लाइन की शर्त है, अगर एनेबल लाइन हाई है तो जो डी होगा वही क्यू होगा। देखें, मैं लिख रहा हूँ, इफ एनेबल इज इक्वल टू 1, क्यू इज इक्वल टू डी, एल्स क्यू इज इक्वल टू क्यू। अगर इनेबल लाइन 1 है तो क्यू पर डी, जो भी डी होगा वो क्यू को साइन होगा, अदरवाइज क्यू अपनी वैल्यू को रिटेन करेगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर देखें, इनेबल लाइन यहाँ पर हाई है इस दौरान, तो इस दौरान जो भी चेंज डी में आएगी वो रिफ्लेक्ट होगी क्यू पर। लेकिन यहाँ पर इनेबल लाइन लो हो चुकी है, तो अब क्यू को मैंने, डी को मैंने चेंज किया, क्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यू अपनी पुरानी वैल्यू को रिटेन कर रहा है ना। पुरानी वैल्यू उसकी लो थी तो वो लो ही रखी उसने, इवन डी हाई हो गया तब भी वो अपनी जी पुरानी सर वैल्यू को ठीक है, रिटेन कर रहा है। लेकिन जब तो लैच नो चेंज है। एनेबल हुई, दोबारा एनेबल हुई, तो ये देखें साथ ही क्यू भी हाई हो गया। हाई हुआ इतनी देर के लिए जहाँ और तक उसके डी बाद हाई है फिर लो। वहां तक हाँ, क्यू हाई होगा। फिर लो हो गया, फिर लो हो गया। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो वही वेव फॉर्म में नज़र आ रहा है कि जब एनेबल हाई होगा एनेबल सिग्नल, तो डी पर जो भी चेंज आएगी वो क्यू पे हमें नज़र आएगी। जी सर ठीक है। और जब एनेबल सिग्नल लो हो जाएगा फिर आप डी को चेंज करें, क्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वर्किंग है डी लैच की। तो ये यूज किस में होता है डी लैच? मेमोरी बनेगी, मेमोरी बनाएंगे हम, सर्किट्स बनेंगे, सिक्वेंशियल सर्किट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं ऐसे। अब एक्चुअली लैच तो यूज़ नहीं होती, लैच को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे अभी।
फ्लिप फ्लॉप और लैच में थोड़ा सा फर्क है, वो मैं अभी वही डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इस बिहेवियर को देखें तो जब तक एनेबल सिग्नल हाई है, लैच में कंटिन्यूसली चेंजिंग होती रहती है। डी चेंज हुआ, साथ क्यू भी चेंज हो गया। क्यों? एनेबल सिग्नल हाई है। तो इस बिहेवियर को कहते हैं हम कि लेवल ट्रिगर्ड। लेवल ट्रिगर्ड, लेवल ट्रिगर्ड होती है लैच, क्योंकि लैच में जब तक एनेबल सिग्नल हाई है, लैच ट्रांसपेरेंट है, इनपुट चेंज आउटपुट चेंज, डी चेंज क्यू चेंज। डी में मल्टीपल चेंजिंग होती हैं तो क्यू में भी मल्टीपल चेंजिंग होंगी। अगर हम इस लेवल ट्रिगर्ड को किसी तरीके से एज ट्रिगर्ड बना दें, अब एज क्या होता है अभी देखते हैं। तो फिर इस लैच का नाम फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा, फिर हम इसको फ्लिप फ्लॉप कहेंगे। सिर्फ सेंसिटिविटी चेंज करनी है। लैच इज सेंसिटिव टू लेवल, लैच लेवल ट्रिगर्ड है और फ्लिप फ्लॉप एज ट्रिगर्ड है। अब एज और लेवल क्या होते हैं वो हम देखते हैं कि कोई भी सिग्नल है, एनेबल सिग्नल ले लेते हैं। तो इसमें देखें कि दिस इज लेवल हाई, यहां से लेकर यहां तक दिस इज लेवल हाई, और यहां से लेकर यहां तक लेवल लो। तो लैच यहां काम करती है हाई पे। जब तक एनेबल सिग्नल है, अगर ये, तो एनेबल सिग्नल जब तक हाई है लैच एनेबल है, लैच एक्सेप्ट कर रही है इनपुट्स को। एज होता है ये जो ट्रांजिशन हुई है जीरो टू हाई। अगर जीरो टू हाई ट्रांजिशन हुई है तो इसको हम कहते हैं, ये जो एज बना है, ये जो एब्रप्ट सा आपको चेंज नजर आया है, ये जो आपको एज नजर आया है, दिस इज कॉल्ड राइजिंग एज, या इसको हम पॉजिटिव एज भी कहते हैं। और इसी तरह 1 से 0 ट्रांजिशन हुई है, यानी कि हाई टू लो ट्रांजिशन हुई है, इसको हम कहते हैं फॉलिंग एज या नेगेटिव एज। कोई भी वर्ड यूज कर लें, एक ही बात है। तो जो लैचेस हैं वो लेवल पे काम करती हैं, हाई लेवल पे काम करेंगी, या इन्वर्टर लगा दें इनेबल सिग्नल पर तो वो लो लेवल पे काम करनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि लेवल लो पे काम करेंगी। लेकिन फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो यहाँ काम करते हैं एजिस पे, या तो पॉजिटिव एज पे काम करेंगे या नेगेटिव एज पे काम करेंगे। अगर मैं किसी तरीके से इसको एज सेंसिटिव बना दूं कि जैसे ही एज आया एक ट्रांजिशन हो गई, अब अगली ट्रांजिशन जो होगी वो नेक्स्ट एज पे होगी। पहला एज आया, फ्लिप फ्लॉप ने एक ट्रांजिशन कर ली, जो उस वक्त एज जाने से पहले, यानी कि जब एज आया था उस वक्त जो डी था, डी जीरो था या वन था, जो भी डी था वो क्यू पे अपीयर होगा। और एज गुजर गया एक दफा, बस फिर कोई ट्रांजिशन नहीं होगी जब तक अगला एज नहीं आता। लैच में ऐसे नहीं है। लैच में जब तक एनेबल हाई है, जब तक लेवल हाई है, कंटिन्यूसली ट्रांजिशंस होती रहेंगी। मैंने आपको करके दिखाया है वेवफॉर्म्स में, जब तक एनेबल सिग्नल हाई है, डी चेंज हो रहा है, साथ क्यू भी चेंज हो रहा है। फ्लिप फ्लॉप में ऐसे नहीं होता, फ्लिप फ्लॉप में एज पर सिर्फ ट्रांजिशन होती है। जैसे ही एज आया, जो भी डी था वो एक दफा क्यू बन गया, अब बार बार उसमें चेंजिंग्स नहीं होंगी। तो हमें इस लैच को, इस डी लैच को फ्लिप फ्लॉप बनाना है, डी फ्लिप फ्लॉप। क्योंकि डिजिटल सिस्टम के अंदर लैच भी यूज होती है, लेकिन हम 99% केसेस के अंदर सिंक्रोनस सिस्टम्स के अंदर फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करते हैं, क्योंकि तमाम फ्लिप फ्लॉप्स एक एज पर सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। जैसे ही एज आया, तमाम फ्लिप फ्लॉप्स ने ट्रांजिशन कर ली। इसकी स्टार्टिंग एज पे और एंडिंग एज में क्या फर्क पड़ जाता है?
कोई फ़र्क नहीं है, जस्ट आप इन्वर्टर लगा दें, एनेबल लाइन पे इन्वर्टर लगा दें तो वो नेगेटिव एज पर काम करेगा, और कोई फ़र्क नहीं है। तो आप अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर बनाना चाहते हैं तो पॉजिटिव एज ट्रिगर बन जाएगा, अगर नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो बस आप इन्वर्टर लगा दें। अब एक चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड क्लॉक। क्लॉक एक फ्री रनिंग स्क्वायर वेव है, उसमें इस तरह की ट्रांजिशंस हो रही हैं। अब मैं किसी एक साइकिल को देखूं, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, मैं अगर एक साइकिल को देखूं जो कि दो हाफ्स पर मुश्तमिल है, इसके अंदर दो एजेस हैं, एक पॉजिटिव एज और एक नेगेटिव एज, और दो लेवल्स हैं, लेवल हाई एंड लेवल लो, और इसका एक टाइम पीरियड भी है, कैपिटल टी। और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का और कैपिटल टी का क्या रिलेशन है। अगर मैं कहता हूँ कि कैपिटल टी इज़ ऑफ 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में एक साइकिल है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। अगर 1 सेकेंड के अंदर एक साइकिल है तो फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, 1 सेकेंड के अंदर दो साइकिल्स हैं तो फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, एंड सो ऑन। तो फ्लिप फ्लॉप को एनेबल सिग्नल नहीं दिया जाता बल्कि क्लॉक सिग्नल दिया जाता है। अगर आप लैच को, डी लैच को क्लॉक सिग्नल दे देंगे तो तभी वो डी लैच ही रहेगी, वो फ्लिप फ्लॉप नहीं बन जाएगा। फ्लिप फ्लॉप के लिए शर्त है कि उसे लेवल सेंसिटिव से एज सेंसिटिव बनाना है। वो एज ट्रिगर्ड होगा तो फ्लिप फ्लॉप कहलाएगा, अदरवाइज वो लैच ही है। फॉलो कर रहे हैं आप लोग? सर एनेबल लाइन पे फिर इन्वर्टर ही चाहिए, बस यही फर्क नहीं, है। इन्वर्टर नहीं चाहिए। इन्वर्टर तो सिर्फ होता है कि उसको पॉजिटिव ट्रिगर्ड से नेगेटिव ट्रिगर्ड बनाने के लिए। अभी तो ये लेवल सेंसिटिव है, हमने इसे एज सेंसिटिव बनाना है। ये लेवल पे ट्रिगर हो रही है मीन्स हमें। राइजिंग राइजिंग एज और फॉलिंग एज। जी, किसी एक एज पर हमने इसे बनाना है। तो पहला ओके मेथड ये सर। है कि डी फ्लिप फ्लॉप को, पहला मेथड हम देख रहे हैं डी लैच को डी फ्लिप फ्लॉप बनाने का। पहला मेथड ये है कि हम जो अपना हाई टाइम है, हम इस तरह करें कि एक ट्रांजिशन डिटेक्टर सर्किट लगा दें। इसकी एक इनपुट है और इसकी आउटपुट है। इसकी इनपुट पे जब भी ज़ीरो से हाई ट्रांजिशन आए तो इसकी आउटपुट पे एक इस तरह की पल्स आए, और उसका ड्यूरेशन इतना कम हो कि उसमें सिर्फ एक ही ट्रांजिशन हो सके। अगर हम ये सिग्नल लगा दें एनेबल लाइन पर तो तब भी हमें डी फ्लिप फ्लॉप की इल्यूजन हो जाएगी, मिल जाएगी। तो जो हमारी डी लैच है वो डी फ्लिप फ्लॉप की तरह बिहेव करेगी। यानी कि हमने तो यहाँ पर एनेबल 0 से 1 दे दिया, लेकिन ट्रांजिशन डिटेक्टर की जो आउटपुट पर हमें एक इस तरह की पल्स मिली, और इस पल्स का जो हाई टाइम है वो इतना कम है कि इस हाई टाइम में सिर्फ एक ट्रांजिशन हो सकती है, और हम चाहते भी यही थे कि जैसे ही एज जाए तो सिर्फ एक ट्रांजिशन हो। तो यहाँ भी हाई टाइम सिर्फ इतना कम है कि एक ही ट्रांजिशन होती है, और उसके बाद लैच जो है वो हमारी ओपेक हो जाती है। अब ये जितना मर्जी टाइम के लिए हाई रहे इनपुट पे सिग्नल, एक ही ट्रांजिशन हो गई, बस हो गई। मल्टीपल ट्रांजिशन नहीं होंगी। नेक्स्ट ट्रांजिशन तभी होगी जब दोबारा से पॉजिटिव एच आएगा, फिर एक पल्स जनरेट होगी।
तो ये जो ट्रांजिशन डिटेक्टर है इसको हमने डिज़ाइन करना है, बाकी लैच तो वही है। ट्रांजिशन डिटेक्टर की जो आउटपुट है वो हमने एंड गेट को दे दी और एंड गेट पर हमारी नॉर गेट्स लगे हुए। दिस इज क्यू एंड दिस इज क्यू बार और दिस इज डी। ओके, अब फ़र्क सिर्फ इतना आया कि ये जो इनेबल लाइन है इस पर हमने ट्रांजिशन डिटेक्टर एक सर्किट लगा दिया और ट्रांजिशन डिटेक्टर को हमने यहाँ पे क्लॉक सिग्नल दे दिया, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप को हम इनेबल लाइन पर क्लॉक देते हैं और क्लॉक क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में। अब ये जो ट्रांजिशन डिटेक्टर है ये कैसे काम करता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ट्रांजिशन डिटेक्टर, इसका जो इंटरनल सर्किट है वो कुछ इस तरह का है। दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। क्या समझ आया इससे? तो ये एक इनपुट को इन्वर्ट करके ये तो आउटपुट Out is equal to में जीरो in देगा। into in bar which is always equal to 0 because a जीरो। into a bar is 0। बिल्कुल ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो इसकी आउटपुट हमेशा 0 होगी, लेकिन जब इसको हम प्रैक्टिकली बना के इम्प्लीमेंट करेंगे, चलाएंगे, रन करेंगे तो हमें देखा इसकी आउटपुट पर हमें ग्लिचेस मिलेंगी। वो ग्लिचेस होंगी गेट डिले की वजह से। बूलियन एक्सप्रेशन में गेट डिले को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो गेट डिले क्या है? गेट डिले ये है कि ये नॉट गेट है, इसको मैंने इनपुट पे 0 दिया तो इसकी जो आउटपुट है थोड़ी देर के बाद मुझे मिलेगी, से 5 मिली सेकेंड के नैनो सेकेंड के बाद। तो अब देखें मैंने इसकी इनपुट पे 0 दिया तो मुझे 5 मिली सेकेंड के बाद नॉट गेट ने 1 दिया, जबकि एंड गेट की दूसरी इनपुट इंस्टेंटली 0 हो गई। तो आउटपुट पे क्या मिला? 0। जीरो मिलना। अब गौर करें, अब मैंने इनपुट पे 1 दिया तो नॉट गेट ने 1 को 5 नैनो सेकंड के बाद 0 बनाना है, जबकि ये 1 फौरी तौर पर एंड गेट की दूसरी इनपुट को मिल गया। तो एंड गेट की आउटपुट 1 हो गई थोड़ी देर के लिए। कितनी देर के लिए? जब तक नॉट गेट इस 1 को 0 नहीं बनाता। और जैसे ही इसने इस 1 को 0 बनाया एंड गेट की आउटपुट दोबारा से 0 हो गई। तो एंड गेट की सही, उस आउटपुट टाइम पीरियड में थोड़ी एक देर पल्स के लिए क्रिएट कर हाई हो देगा। रही है। हाँ, एक पल्स क्रिएट कर देगा। ये देखते हैं वेव फॉर्म में, समझ आएगी आपको। इनपुट पर हमने जब 0 दिया तो आउटपुट पर भी हमें 0 ही मिला, लेकिन जब 0 से 1 की ट्रांजिशन इनपुट पे आई तो आउटपुट हाई हुई, एक ग्लिच आई, यानी कि ग्लिच कहते हैं जो एक इफ इट इज अनडिजायर्ड पल्स देन इट इज कॉल्ड ग्लिच। एक पल्स आई इस तरह की जिसका ड्यूरेशन बहुत कम है और दोबारा 0 हो गई। अब दोबारा पल्स कब आएगी? जब मैं इनको लो करके दोबारा हाई करूंगा। जैसे ही मैंने इसको हाई किया तो फिर एक पल्स आई। अब एक्चुअली ये वर्टिकल लाइन सीधी नहीं बन रही, तो ये इस तरह की पल्स आई और फिर 0 हो गई एंड सो ऑन। जी सर, ठीक है। तो ये जो सर्किट है ये सर्किट हमने यहाँ लगा दिया इसके अंदर।
तो अब ये बन गया डी फ्लिप फ्लॉप। अब ये एज पे काम करेगा। अब सिर्फ एक ही ट्रांजिशन होगी, जैसे ही क्लॉक एज आएगा 0 टू हाई, 0 टू 1, एक पल्स जनरेट होगी और उस पल्स की जो हाई टाइम इतना है कि सिर्फ एक ही ट्रांजिशन हो पाती है, मल्टीपल नहीं हो पाती। तो ये पहला तरीका था डी लैच को डी फ्लिप फ्लॉप सर बनाने इधर का। इनपुट दिखा दें एक बार। क्या करूं? सर 1 करके, मतलब एनेबल लाइन को 1 करके या इनपुट को 1, ओके, इधर एक ट्राई रन एक दिखा दो एग्जांपल। यहाँ पर आपने 1 दिया, क्यू की पहली वैल्यू 0 है। यहाँ पर एज आया, क्लॉक एज आया दिस, इस पर एक पल्स जनरेट हुई। पल्स मींस के थोड़ी देर के लिए 1 हुई। जब ये 1 हुई तो ये एंड गेट दोनों 1 हो गए और इधर 1, इधर 0 आ गया और ये डी यहाँ पर 1 आ गया, यानी कि सेट 1 हो गया, रीसेट सिग्नल 0 हो गया और क्यू पर 1 आ गया। और ये जो एनेबल सिग्नल था ये वापस 1 से थोड़ी देर के बाद 0 हो गया। तो हमारी जो लैच है वो एनेबल होती है इतने कम टाइम के लिए कि सिर्फ एक ही ट्रांजिशन हो पाती है, सिर्फ एक बिट ही स्टोर हो पाती है। कौन सी बिट? जो भी डी पे अवेलेबल हो। 0 तो 0 स्टोर हो जाएगा, 1 है तो 1 स्टोर हो जाएगा। ओके सर। तो एनेबल हो रहा है, हमारी लैच है जो एनेबल हो रही है, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए हो रही है। तो उसको हम कहते हैं डी फ्लिप फ्लॉप, यानी कि अब ये लेवल ट्रिगर्ड नहीं रही बल्कि एज ट्रिगर्ड हो गई है। अब क्लॉक हाई रहे, जितनी मर्जी देर के लिए हाई रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक दूसरा एज नहीं आता। ये लो होगी, लो होने के बाद फिर हाई होगी, जैसे ही दोबारा हाई होगी नया एज आएगा, फिर यहाँ पर एक पल्स आएगी और उस पल्स में जो भी नया डी होगा वो क्यू पे चला जाएगा। यहाँ तक पता है कोई चीज़ ऐसी? इसको टाइम लगेगा आपको, इसको शायद आपको ये लेक्चर दोबारा देखना पड़े। इट विल टेक टाइम। जी सर। तो सर अब ये देखिए आपने मेमोरी, यहाँ पे ऐसे किया ना कि एनेबल लाइन 1 हुई है, एनेबल लाइन 1 हुई है तो हमने पढ़ा था कि डी इज इक्वल टू क्यू और क्यू इज इक्वल टू डी। तो बिल्कुल सही है। जो डी पे लेकिन वैल्यू हमने दी है वो एनेबल क्यू की लाइन वैल्यू। एनेबल लाइन बहुत कम ड्यूरेशन के लिए बंद हुई है। इतनी कम ड्यूरेशन के लिए कि उसमें सिर्फ एक ही दफ़ा डी असाइन होगा क्यूब को। लैच में क्या होता था? लैच ओके में जब सर। तक एनेबल लाइन 1 है, जब तक एनेबल लाइन 1 है, क्यू को डी असाइन हो रहा है। लेकिन फ्लिप फ्लॉप में ऐसा नहीं होता। फ्लिप फ्लॉप में जैसे ही एज जाता है तो एक ट्रांजिशन होती है। अब सर इसमें क्यू डैश वाला सर्किट नहीं चलेगा फिर? वो भी चल रहा है लेकिन उस पर हमारा फोकस नहीं है। वो भी चल रहा है, जाहिर है। जब क्यू पे 0 है तो यहाँ पर 1 है, जब क्यू पे 1 है तो क्यू बार पे 0 है, एंड सो ऑन। वो तो काम कर रहा है, लेकिन हमारा तो क्यू के साथ ताल्लुक है। हम तो क्यू को देख रहे हैं, क्यू बार भी काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम। ये कोई इशू नहीं है, ओके सर। क्योंकि हम ऑलरेडी इतने पार्ट को, लैच को डिटेल में देख चुके हैं कि क्यू और क्यू बार कैसे काम कर रहा है। तो ये बन गया डी फ्लिप फ्लॉप। एक मेथड हमने देखा है आज डी फ्लिप फ्लॉप बनाने का, फ्रॉम डी लैच टू डी फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन की है थ्रू ट्रांजिशन डिटेक्टर सर्किट। जो कमर्शियली डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनमें यहाँ पर ट्रांजिशन डिटेक्टर की जगह एक कैपेसिटर लगा देते हैं। ये एनालॉग सॉल्यूशन है। कैपेसिटर क्या करता है? जो इनपुट क्लॉक सिग्नल होता है उसको उसको मॉडिफाई कर देता है और कुछ उसको एजेस रहने देता है, बाकी सब रिमूव कर देता है, यानी कि इस तरह के एजेस आ जाते हैं। तो एजेस के ऊपर सिर्फ एक ही ट्रांजिशन हो पाती है।
यानी कि हाई टाइम इतना कम कर देता है कि उस पर सिर्फ एक ही ट्रांजिशन हो पाती है। तो हम डिजिटल सोल्यूशन देख रहे हैं और उसमें आपको ट्रांजिशन डिटेक्टर का ये सर्किट बनाना है। आप इसको सर्किट मेकर पर बनाकर सिमुलेट करें तो आपको इस तरह की ग्लिचेस नज़र आएंगी। जितने भी सोफिस्टिकेटेड सिमुलेटर्स हैं वो इसको सिमुलेट कर देंगे। बुलियन एक्सप्रेशन को अगर आप देखेंगे तो आउट इज इक्वल टू इन इनटू इन बार विच इज ऑलवेज इक्वल टू 0, लेकिन गेट और वाइड डिले की वजह से आपको आउटपुट के ऊपर पल्सेस नजर आएंगी, ग्लिचेस नजर आएंगी। ग्लिचेस इसलिए कहते हैं कि इसका जो हाई टाइम है वो बहुत कम होता है। ओके सर। जी यहाँ तक बताएं कोई ऐसी चीज़ जो क्लियर ना हुई हो। तो पहला मेथड हमने देख लिया, हमारे पास टाइम है। हम इसका दूसरा मेथड भी देख लेते हैं जिसको क्वाइट सिंपल। सर काफ़ी है इतना आज। सेकंड मेथड है डी लैच को डी फ्लिप फ्लॉप बनाने का, और वो ये है कि हम दो लैचेस लगा लें मास्टर स्लेव। एक को हम कह देंगे सा मास्टर लैच डी लैच, इसका एक डी इनपुट है और एक क्यू आउटपुट है और एक एनेबल लाइन है। ब्लॉक डायग्राम शो कर रहा हूँ। और एक और लगा लें डी लैच, इसकी एक डी इनपुट है, क्यू आउटपुट है और इसका भी एक एनेबल सिग्नल है। अब जो इनपुट है वो हम फर्स्ट लैच जो कि मास्टर लैच है उसकी इनपुट पे देंगे और आउटपुट हम लेंगे स्लेव लैच की क्यू से। और जो क्लॉक सिग्नल है वो हम इस तरह अटैच करते हैं कि इन्वर्ट होके और बगैर इन्वर्ट हुए ये इनेबल करता है स्लेव लैच को। दिस इज क्लॉक सिग्नल। अब जब क्लॉक सिग्नल लो है तो ये जो इन्वर्टर है ये उसको 1 कर देगा और जो फर्स्ट लैच है जो मास्टर लैच है वो इनेबल हो जाएगी। दिस इज द मास्टर लैच, ये इनेबल हो जाएगी और जो भी डी होगा वो क्यू पर अपीयर हो जाएगा। इफ डी इज 1 तो वो यहां पर अपीयर हो जाएगा। क्लियर? सर ये दोबारा बताइएगा मास्टर लैच का। कनेक्शन समझ आ गए आपको? जी सर वो तो समझ आ गई। ओके, क्लॉक सिग्नल को इन्वर्ट करके हमने फर्स्ट लैच को दे दिया और बगैर इन्वर्ट किए हुए हमने सेकंड लैच को दे दिया। फर्स्ट लैच की आउटपुट दूसरी लैच की इनपुट है। अब क्लॉक सिग्नल 0 है। 0 का मतलब है कि इस इन्वर्टर ने इसको हाई कर दिया है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर जी 0 सर। है। अब इन्वर्टर के 1 करने की वजह से जो फर्स्ट लैच है जिसको हम मास्टर लैच Q1 कह रहे हो हैं गया। ये इनेबल हो गई है, ये इनेबल हो चुकी है। फर्स्ट लैच ओके इनेबल सर। होने का मतलब है कि ये 1 जो है वो इसके थ्रू प्रोपोगेट करके क्यू पर पहुंच रहा है, यहाँ पर पहुंच गया। यस सर। ठीक है। अब पॉजिटिव एज आया, क्लॉक हाई हुई। अब जब क्लॉक 1 हुई तो यहाँ पर 1 आने की वजह से पहली लैच डिसेबल हो गई। इन्वर्टर ने पहली लैच को डिसेबल कर दिया और जो सेकंड लैच है
वो एनेबल हो वो गई। एनेबल हो जाएगी। एनेबल हो गई मींस ट्रांसपेरेंट हो गई। अब ट्रांसपेरेंट होने का मतलब है कि जो इसकी इनपुट पर 1 था वो 1 आगे चला गया, यहाँ यस पर आ सर, गया। ठीक है। अब एज क्लॉक हाई हो चुकी है। अब अगर मैं इसे चेंज भी कर दूं, इस इनपुट पे मैं 0 दे दूं, तो क्या इधर कोई फर्क पड़ेगा आउटपुट पे? पहली लैच तो डिसेबल हो चुकी है। सर यस सर, कोई अगर फर्क सेकंड पे पड़ेगा? करते तो फिर जरा फर्क पड़ना था। हाँ नहीं, अब सेकंड पे नहीं तो हम पड़ेगा सर। कर ही नहीं सकते, सेकंड पे तो कर ही नहीं सकते, वो तो हिडन है। ये तो एक बॉक्स बना हुआ है, ये इस तरह का एक बॉक्स बना हुआ है ना, तो ये अभी तो नहीं हिडन फर्क है पड़ेगा उससे। तो। ये तो हम दे ही नहीं सकते, हमें तो सिर्फ फर्स्ट इनपुट डी और फाइनल आउटपुट क्यू अवेलेबल है हमारे पास। इनर तो हमारे पास है ही नहीं, विजिबल ही नहीं है हमें। तो अगर मैं क्लॉक के हाई होने के बाद इस इनपुट को चेंज भी कर दूं तो क्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मींस कि अब ये लैच का बिहेवियर नहीं दे रहा, अब ये फ्लिप फ्लॉप का बिहेवियर दे रहा है कि एज जाने पर सिर्फ एक ट्रांजेक्शन हुई, मींस ट्रांजिशन हुई। तो इट इज नाउ एक्टिंग एज फ्लिप फ्लॉप, तो इट इज डी फ्लिप फ्लॉप। तो सेकंड मेथड ये है और यही अडॉप्ट किया जाता है डी फ्लिप फ्लॉप्स में। कमर्शियली जितने भी डी फ्लिप फ्लॉप्स मिलेंगे वो इसी तरह बने होंगे, उसमें मास्टर स्लेव डी लैचेस लगी होंगी बिल्कुल इसी तरह। ओके, आज के लिए ये काफ़ी है। और आपने दोनों मेथड्स आपको आने चाहिए कि किस तरीके से हम डी लैच को डी फ्लिप फ्लॉप बताते हैं। ये लेक्चर आपने दोबारा देखना है और इसको समझना है, और ये आगे थ्रू आउट द कोर्स यही यूज़ होगा। आप जितने भी सर्किट्स होंगे वो सारे के सारे इन्हीं फ्लिप फ्लॉप्स और बेस करेंगे। तो हमने 3 फ्लिप फ्लॉप्स और देखने हैं। अगर ये समझ आ गई है तो वो कुछ भी नहीं है। सर जी सर एक क्वेश्चन है, जब हमने सेकंड वाली को इनेबल कर दिया और हमारे पास लास्ट वाला जो क्यू आउटपुट पे है वहां पे 1 आ गया, ये भी एक ग्लिच के तौर पे होगा या थोड़ी देर के लिए 1 नहीं नहीं होगा, या फिर नहीं ये नहीं तब नहीं रहेगा जब तक हम इनपुट। नहीं, जब क्लॉक ज़ीरो है, जब क्लॉक ज़ीरो है तो फर्स्ट लैच इनेबल है और सेकंड डिसेबल है। अब एनेबल डिसेबल का मैं जी सर, समझा। वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। फर्स्ट लैच ट्रांसपेरेंट है और सेकंड ओपेक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि उसकी ओके सर। इनपुट आउटपुट पे अपीयर हो रही है और सेकंड की नहीं हो रही। जब क्लॉक सिग्नल ज़ीरो होता है तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो भी वैल्यू स्टोर करनी होती है उसको पिक कर लेता है इनपुट से, और जब हम क्लॉक को हाई करते हैं तो वो सेकंड फ्लिप फ्लॉप को वो वैल्यू प्रोवाइड कर देता है कि ये वैल्यू आउट कर दो। और अब इनपुट चेंज भी होती रहे तो फर्स्ट फ्लिप लैच के थ्रू वो प्रोपोगेट नहीं कर सकती, क्योंकि फर्स्ट लैच अब ट्रांसपेरेंट नहीं रही। जैसे ही क्लॉक हाई हुई फर्स्ट लैच ओपेक हो गई। देखिए सर्किट आपके सामने, आप खुद इसको ड्राई रन करके देखें। क्लॉक ज़ीरो है तो इन्वर्टर ने उसको हाई कर दिया, तो इन्वर्टर ने हाई किया तो इनेबल हाई हो गई, जिसकी वजह से लैच ट्रांसपेरेंट हो गई, इनपुट आउटपुट इनपुट प्रोपोगेट हो रही है थ्रू इट। अब जैसे ही क्लॉक हाई हुई तो फर्स्ट लैच ओपेक हो गई और सेकंड ट्रांसपेरेंट हो गई। जी सर, ठीक है, समझ आ गया। ओके, आप इसको देखें तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ।